नमस्कार। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा समय चल रहा है जब हम सभी अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं, यानी कि ना हम घर से बाहर जा सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं। ऐसे समय में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी अपनी एक नई पहल के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ है, रंग समागम 2020। हम हमारे माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासित श्री नीलकंठ तिवारी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी की परिकल्पना, प्रोत्साहन और आशीर्वाद से रंग समागम 2020 की प्रस्तुति आप सबके सामने कर रहे हैं। इस वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कुछ ऐसी विभूतियों से जिन्होंने कला के क्षेत्र में एक बहुत ही अहम मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। पंजाब लुधियाना में इनका जन्म हुआ, फिर ये कोलकाता गए। कोलकाता में इन्होंने बहुत समय तक रंगमंच किया। रंगमंच करने के बाद इन्होंने बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया और वहां से निकल के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। इनका सफर बहुत ही रोचक है। आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है श्री राजेश शर्मा जी। सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इनके सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। वेबिनार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। कैसा चल रहा है सर लॉकडाउन का समय, अभी सब चीजें? बस सारा हिंदुस्तान जिस तरह से है वैसे मैं हूँ। सर आपका जन्म पटियाला पंजाब में हुआ और फिर उसके बाद आप कलकत्ता शिफ्ट हो गए, तो कैसे सर कल एक पंजाब से निकलकर कलकत्ता आने का सफर कैसा था सर? ये जब मैं 2 साल का था तो हमारी पूरी फैमिली जो है वो माइग्रेट कर गई कोलकाता। तो पापा और पापा के बड़े भाई, मेरे ताऊ जी, तो वह बुआ वगैरह सब जो है हम लोग कलकत्ता माइग्रेट कर गए। तो फिर जो कुछ भी फिर कलकत्ते में ही रहा, वहीं पर स्कूलिंग हुई, कॉलेज भी वहीं हुआ, रंगमंच भी वहीं से शुरू हुआ। तो एक तरह से यूं कहा जाए कि मैं आज जो कुछ भी हूं उसके पीछे कलकत्ता शहर का बहुत बड़ा हाथ है। हम सर जानेंगे आपसे 3 ऐसी महिलाएं जिनका कि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। आप जिस भी मुकाम पर हैं आप उनको श्रेय भी देते हैं। पहली जो महिला रही है वो खुद आपकी माता जी रही हैं, जिन्होंने आपके इस डिसीजन का कि आपको एक्टर बनना है, जो कि बहुत ही अनसर्टेन फील्ड है, कब आपने उनके सामने ये बात उजागर की कि मैं अभिनेता बनना चाहता हूं, और उनका कैसा रिएक्शन था? दरअसल मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और जब मेरे पिताजी जीवित थे तो उस वक्त मैंने माँ को कहा था कि माँ मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ। और हमारा पैतृक व्यवसाय था एक मोटर पार्ट्स का। तो पता नहीं क्यों माँ ने भी कुछ जोर नहीं डाला और पिताजी ने भी कोई जोर नहीं डाला कि चलो भाई लड़का जो बनना चाहता है, करना चाहता है करे, उसका रुझान अगर इस तरफ है। तो मैंने थिएटर करना शुरू किया, मतलब अभिनय सीखना शुरू किया। उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूंगा, क्योंकि कुछ शक्ल वैसी नहीं थी फिल्मों में काम करने लायक। और मैंने सोचा कि चलो अभिनेता तो बनना है। तो फिर रंगमंच से जुड़ गया और फिर धीरे धीरे काम करता रहा। लेकिन रंगमंच एक ऐसी जगह है जो वक्त बहुत लेता है। रंगमंच रातों रात आपको स्टार नहीं बना देता या रातों रात आपको अभिनेता नहीं बना देता। उसके पीछे एक बहुत लगन, कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो समय चाहिए होता है और वो समय जिस समय लोग अपना करियर शुरू करते हैं, करियर के बारे में सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और 2-3 साल का कोर्स करके या 5 साल की पढ़ाई करके वो डॉक्टर बन भी जाते हैं। लेकिन थिएटर में ऐसा कुछ नहीं है। थिएटर बहुत ज्यादा वक्त लेता है। और तो उस वक्त पिताजी की भी मृत्यु हो गई और फिर मैं और माताजी हम अकेले रह गए। तो फिर एक अनिश्चितता रह गई कि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। तो माताजी जरा सा परेशान रहती थी। लेकिन पता नहीं क्यों उनको भरोसा था कि लड़का कुछ बनेगा, मतलब कुछ करेगा। आज नहीं कमा रहा है तो कल जरूर कमाएगा। अब कहाँ से कैसे कमाएगा ये उनको पता नहीं था। अभिनय के द्वारा ही कमाएगा या कुछ और करेगा। तो इस तरह से उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे अभिनेता बनने के पीछे।
कलकत्ता शहर में आने के बाद जो दूसरी अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर आपकी माता जी के बाद उषा गांगुली जी का ग्रुप रंगकर्मी जिसके साथ आप जुड़े और जी काफी लंबा आपका सफर रहा और आप उनको अपना एक्टिंग का टीचर भी मानते हैं जी। और उन्होंने आपसे एक बात कही थी कि अगर जिंदगी को सब कुछ दोगे तो जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ देगी। हम्म, तो उनके साथ आपका रंगमंच का सफर शुरू हुआ और वो रुदाली नाटक था जो कि उनका बहुत ही फेमस प्ले है, उसके जी। साथ फिर आपका जुड़ाव हुआ। कैसा रहा सर आपका जुड़ाव रंगकर्मी ग्रुप के साथ और उषा गांगुली मैम के साथ कैसा अनुभव रहा आपका सर एज एन एक्टर? जी हाँ, अगर आपने कहा कि मेरी माता जी के बाद जो महिला जिसे कहते हैं कि आप जिनका मेरे ऊपर काफी असर रहा है वो उषा जी रही हैं। और उषा जी ना सिर्फ मेरी अभिनय की या थिएटर की गुरु हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि मेरा व्यक्तित्व बनाने में या राजेश शर्मा को एक परिपक्व इंसान बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तो जो कुछ भी मेरी पर्सनालिटी है वो थिएटर उनका उनका कहना था कि थिएटर मेक्स अ मैन। थिएटर आपको इंसान बनाता है, आपको आदमी बनाता है। फिर उन्होंने मुझे न सिर्फ अभिनय सिखाया बल्कि दुनिया भर के साहित्यकारों से मेरा परिचय करवाया। उन्होंने मुझे किताबें दी पढ़ने के लिए। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने चेखव पढ़ना शुरू किया, मैंने गोर्की पढ़ना शुरू किया, शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया। और फिर हिंदुस्तानी में कह लीजिए तो उन्होंने मुझे मंटो पढ़ना शुरू करवाया, सादत हसन मंटो और कृष्ण चंद्र, इन सब से मेरा परिचय हुआ। फिर लूशुन से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये जरूर पढ़ो लूशुन, ये चीन के प्रेमचंद हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में प्रेमचंद हैं तो चीन के प्रेमचंद जो हैं लूशुन पढ़ो। तो पढ़ने के बाद वाकई मैंने जाना कि हाँ बिल्कुल ये चीन के जो है निम्न वर्ग के लेखक थे, बिल्कुल वहाँ के किसानों के, वहाँ के आम चाय वाला, रिक्शा वाला, इनके वो लेखक थे। तो ये पढ़ाई मेरी मुकम्मल हुई उनसे। मैं पढ़ने में मेरी दिलचस्पी रही। फिर उन्होंने मुझे रविंद्रनाथ और बाकी जो बांग्ला साहित्य के लेखक थे उनसे मेरा परिचय करवाया। मैं उनको किताबें दी। तो यूं कहा जाए कि वो कहते थे कि अगर अच्छा अभिनेता बनना है तो किताबें पढ़ो। एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो और फिर एक राजनीतिक जो है दृष्टिकोण तैयार किया मेरा उन्होंने। तो मतलब सोसाइटी के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, समाज, आप एक समाज में रहते हो तो समाज के आप एक अंग हो, तो आपका एक दायित्व बनता है समाज के प्रति कैसे क्या करना है। तो उन आज जो कुछ भी हूं तो मेरी माता जी के बाद अगर किसी का मैं कह सकता हूँ कि स्थान है तो वो उषा गांगुली का है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी का परिचय भी उन्होंने मुझे उन्हीं के द्वारा हुआ। हम लखनऊ में भारतेंदु नाट्य अकादमी ने हमें आमंत्रित किया था अपने कुछ प्लेस के लिए। तो हमने भारतेंदु नाट्य अकादमी के आमंत्रण में काफी शोज किए हैं वहां पे। होली किया, लोक कथा किया, महाभोज किया, कोर्ट मार्शल किया, रुदाली किया। काफी नाटक हमने भारतेंदु नाट्य अकादमी के आमंत्रण पे किए। तो एक तरह से यूं कहा जाए कि लखनऊ और भारतेंदु नाट्य अकादमी से परिचय भी मेरा उषा जी के द्वारा ही हुआ। तो सर ये कोलकाता में आपका रंगकर्मी ग्रुप के साथ जो सफर चल रहा था और ये उषा जी के निर्देशन में और मार्गदर्शन में जैसे आपकी जो पढ़ाई भी कहें और ट्रेनिंग साथ में चल रही थी, कितना दिन का समय और या कितना लंबा समय इस ग्रुप में बीता मैम के साथ? रंगकर्मी में मैं 25 साल तक रहा, लेकिन 19 साल तक एट स्ट्रेच रहा। इसके बाद 19 साल के बाद मेरी आर्थिक स्थिति कुछ इतनी मतलब यूं हो गई, यूं समझ लो कि आदमी की दीवार से जब पीठ लग जाती है वैसे कोई स्थिति हो गई थी मेरी भी। और मुझे भी मजबूरन और बाकी कुछ लोगों की तरह सिनेमा कह लो या टेलीविजन कह लो उनके साथ मुझे जुड़ना पड़ा। और उसके बाद 6 साल मैंने और किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं दो नावों में पांव रखकर चल रहा हूं और अगर मैं इस दो नाव में पांव रखकर चला तो मैं बीच नदी में कहीं गिर जाऊंगा, मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा। तो बेहतर है किसी एक नाव का चुनाव कर लो। और थिएटर जो है वो
पूरा समय मांगता है, क्योंकि मैं जब थिएटर कर रहा था, मैं सुबह से रात तक थिएटर करता था। मैं सुबह 9 बजे घर से निकलता था और रात को 11 बजे मैं घर पे आता था, क्योंकि मुझे पैसा कमाना था, अपने घर को संभालना था, जो कि थिएटर से नहीं हो पा रहा था। क्योंकि हमारी रेपेटरी भी थी, लेकिन रेपेटरी में इतना कम पैसा मिलता था, हमारे जमाने में बहुत ही कम पैसा मिलता था, तकरीबन समझ लो कि 1,500 रुपए ऐसे मिलता था पूरे महीना भर का, जो कि एक माने साधारण परिवार के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, अब फिल्म ज्वाइन करते हैं, लेकिन थिएटर नहीं करने का इरादा नहीं गया। तो ऐसा लगा कि भाई थिएटर जब करेंगे तो फिर सिर्फ थिएटर ही करेंगे, फिर फिल्म नहीं करेंगे। तो अब ऐसा है कि भविष्य में अगर कभी थिएटर करूंगा तो जरूर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों जरूर करूंगा, लेकिन तब मैं फिल्म नहीं करूंगा, फिर सिर्फ और सिर्फ थिएटर करूंगा। सर ये एक अगर यूं कहें कि ये एक तरीके का वैचारिक मतभेद भी था, क्योंकि उस समय आपके जिस तरीके के थॉट दिमाग में थे वो ये भी चल रहा था क्या कि थिएटर में, जो कि एक एक्टर का मीडियम है, सिर्फ एक्टर को छोड़कर बाकी सभी लोगों को उनका जो पारिश्रमिक है वो मिलता है, सिर्फ एक्टर को नहीं मिलता है। ये भी एक मतभेद था क्या आपके दिमाग में? मतभेद तो बहुत बड़ा मतभेद था, और ये विडंबना है ग्रुप थिएटर की। एक मैं वही करूंगा कि मैं कभी ग्रुप थिएटर करूं, मैं अगर कभी थिएटर करूंगा तो मैं ग्रुप थिएटर नहीं करूंगा, मैं थिएटर कंपनी करूंगा। मेरी अपनी कंपनी रहेगी जो थिएटर जो है वो प्रोड्यूस करेगी, और मैं कंपनी का मालिक रहूंगा, और मेरे मातहत कुछ लोग काम करेंगे, एक्टर भी कहेंगे, वो अपना पारिश्रमिक बिल्कुल उनको मिलेगा, उनके अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, और जो भी नुकसान और फायदा होगा वो कंपनी का होगा। तो ये मेरा अपना एक ऐसा है। तो थिएटर में जब मैं कर रहा था तो एक चीज मैं हमेशा, जो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के जो बच्चे हैं उनको लिए भी कहना चाहूंगा कि एक चीज हम नजरअंदाज कर देते हैं। हमें सब कुछ सिखाया जाता है, हमें समाज के बारे में सिखाया जाता है, समाज की जो बुराइयां हैं उन्हें दूर करना है, ये सब ठीक है, सोशल रिफॉर्मिंग वाली बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल मानता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन थिएटर, जब आप प्रोसिनियम थिएटर करते हो किसी सिनेमा, किसी हॉल में, तो आप टिकट बेचते हो। तो ये टिकट क्यों बेचते हो? ये आप टिकट इसलिए बेचते हो क्योंकि आपका थिएटर आगे बढ़ सके, आपका थिएटर आगे चल सके। तो ये एक इकोनॉमी है। जब आप टिकट बेच रहे हो और कोई टिकट खरीद रहा है, तो यहां पर इकोनॉमी काम कर रही है, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं या हमें समझाया नहीं जाता है। आप शोज करते हो, कॉल शोज करते हो, तो आप 15, उस जमाने में बताऊं कि 15-15 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए ग्रुप चार्ज करते थे। जो लोग हमें बुलाते थे, जैसे भारतीय नाट्य अकादमी ने बुलाया तो भारतीय नाट्य अकादमी हमें पैसा देती थी। तो भारतीय नाट्य अकादमी हमें पैसा क्यों दे रही है? ताकि हमारा ग्रुप आगे बढ़ सके, काम कर सके। लेकिन ग्रुप में काम करने वाले बच्चे वो तो वहीं के वहीं है। तो थिएटर बढ़ता गया, रंगकर्मी बड़ा होता गया, रंगकर्मी का बैंक बैलेंस बड़ा होता गया, लेकिन रंगकर्मी जो थे मेरे जैसे लड़के, वो तो वहीं के वहीं रह गए। उनका तो कोई इकोनॉमिकल, कोई आर्थिक कोई विकास नहीं हुआ। तो अगर आप समाज का विकास करना चाहते हो तो सिर्फ बौद्धिक विकास के बारे में सोचते हो कि समाज को आप इंटेलेक्चुअल बनाएंगे, आप समाज को शिक्षित करेंगे, बौद्धिक विकास के बारे में सोचते हो, आर्थिक विकास के बारे में क्यों नहीं सोचते कि समाज का भी आर्थिक विकास होना चाहिए, और जो थिएटर कर रहे हैं जो बच्चे, उनका भी आर्थिक विकास होना चाहिए? ऐसा नहीं, क्यों नहीं सोचा जाता? सिर्फ और सिर्फ रंगकर्मी जो मतलब अपना ग्रुप है, थिएटर ग्रुप है या कोई एकेडमी है, उसके बारे में सोचा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर तो ये जो स्थिति है, लेकिन अगर मैं इसी के विपरीत एक बात कहूं कि दिल्ली में जैसे किंगडम ऑफ ड्रीम्स जैसी एक बड़ी सी, अगर मैं ये कहूं कि कंपनी है जहां पर प्लेस होते हैं और एक्टर्स को 1.5 लाख रुपए तक पर मंथ मिलते हैं, लेकिन फिर से वो प्लेज में इतने ज्यादा टेक्निकल एलिमेंट्स का यूज होता है, एक्टर उड़ते हुए स्टेज पर आ रहा है, स्टेज पर ब्लास्ट हो रहा है, गाड़ियां आ रही हैं। तो क्या सर ये आपको ऐसा लगता है क्या कि अब टेक्निकल एलिमेंट्स इतना हावी हो चुका है कि अगर जब तक थिएटर को फिल्मों की तरह हम लोग प्रोजेक्ट ना करें तो ऑडियंस उसमें पैसे देकर नहीं आएगी? या फिर क्या तरीका है कि अर्निंग कैसे हो? अगर थिएटर
करते हुए कैसे सरवाइव किया जाए? अभी ऐसा है कि ये जो दिल्ली वाला थिएटर जो जिसका जिक्र आपने किया, ये थिएटर ये थिएटर का फिल्मीकरण है। ये थिएटर का फिल्मीकरण है, ये थिएटर नहीं है। तो थिएटर जो है वो जिंदा रहेगा, थिएटर कभी मरेगा नहीं। थिएटर के जो दर्शक हैं वो भी रहेंगे। लेकिन अभी चूंकि मीडिया कह लो या बाकी कुछ कह लो, वो इतना हावी हो चुका है इंसान के दिमाग पे, इंसान पे इतना हावी हो चुका है। और जो सामाजिक जो अभी हमारा जो सिस्टम की जो रूपरेखा है वो इतनी सक्रिय हो गई है कि आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसको फुर्सत नहीं है आजीविका कमाने के बाद, वो दिन रात वो सिर्फ अपना जीविका कमाने में लगा हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, आज से 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था। आदमी सुबह ऑफिस जाता था, शाम को 5 बजे फ्री हो जाता था और घर लौटते वक्त सोचता था कि चलो आज थिएटर देखते हुए चलते हैं यार। ऐसे फ्लाइंग दर्शक बहुत हुआ करते थे हमारे जमाने में, जो कि आज नहीं है। क्योंकि आज आदमी ऑफिस से निकलता ही 9 बजे है, तो थिएटर कब देखेगा वो? तो हम बहुत एक बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। उषा जी कहा करते थे कि आने वाला वक्त बहुत बुरा है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। वो अब हम देख रहे हैं कि सच में आने वाला वक्त काफी बुरा है। उनका इशारा इसी तरफ था कि लोगों का रुझान जो है वो थिएटर की तरफ कम हो जाएगा। लोग थिएटर देखना प्राय जिसको कहते हैं कि कम कर देंगे। और जिस तरह से ये फिल्मीकरण हुआ है थिएटर का, तो इसका एक गलत असर पड़ा है लोगों पे। अब अगर आप तो कोई सीरियस थिएटर करोगे, लेकिन सीरियस थिएटर बंबई में भी काफी लोग हैं, नसरुद्दीन शाह वगैरह सीरियस थिएटर करते हैं, परेश रावल वगैरह सीरियस थिएटर करते हैं। ऐसा नहीं कि सीरियस थिएटर बिल्कुल खत्म हो चुका है, मर चुका है, रहेगा सीरियस थिएटर, क्योंकि सीरियस लोग हैं, सीरियस लोग अभी भी हैं, कम है। तो उस वक्त भी कम थे, उस वक्त भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा तादाद में, ज्यादातर नहीं थे तादाद में। उस वक्त भी जब मैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, कलकत्ते थिएटर में जब मैं टिकट काउंटर में बैठा करता था टिकटें बेचने के लिए कला मंदिर में, तो लोग आकर पूछा करते थे कॉमेडी है क्या? तो उनको कॉमेडी नाटक चाहिए होता था। जो एक वर्ग था वहां कलकत्ते का जो थिएटर देखने वाला हिंदी भाषी जो वर्ग था, तो हिंदी भाषी वर्ग जो है बांग्ला भाषी जरा सा आगे बढ़े हुए थे। उनको उत्पल दत्त मिल चुका था, उनको और बाकी जितने हैं लोग मिल चुके थे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं था। तो हिंदी में लोग पूछते थे कि कॉमेडी है क्या? तो मैं अपने आप से उस वक्त सवाल करता था, तो मैं उनको बोलता था कि जी नहीं, बिल्कुल कॉमेडी नहीं है, बहुत सीरियस थिएटर है, तो चला जाता था। तो मेरा अपने आप से सवाल होता था कि क्या मैं सही जगह पर हूं? मैं जो कर रहा हूं वो क्या सही है? ये अपने आप से सवाल होता था। और मुझे जवाब भी खुद मिल जाता था, मैं बिल्कुल सही हूं। मुझे लगता था कि नहीं राजेश, तुम सही हो। ये जो आदमी अभी आया है, एक मोटा सा गैंडा सा, इसको खाना खाने के बाद इसको वो पापड़ चाहिए, तो वो थिएटर उसके लिए पापड़ था, वो चटनी था, जो चटनी मजा देती है। तो और बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने कहा है, वैसे कहा कि जैसे शेक्सपियरियन थिएटर में लोग शराब भी पिया करते थे और सिगरेट भी पीते थे, बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने कहा नहीं, मैं ये बंद करूंगा। अगर मेरा नाटक देखना, तुमको ये सिगरेट और शराब मैं नहीं पीने दूंगा। यू हैव टू वॉच माई प्ले, बट मैं जो कह रहा हूं उसको आपको सुनना है। तो इतनी बड़ी ऑडेसिटी के साथ एक आदमी उतरता है बर्टोल्ट ब्रेक्ट मंच पे। तो हमने बर्टोल्ट ब्रेक्ट पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये आदमी बिल्कुल सही है। क्यों मेरा दर्शक जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो शराब और सिगरेट पिएगा? वो मुझे सुनेगा। मुझसे इत्तेफाक रखे ना रखे दूसरी बात है, आप मुझसे इत्तेफाक रखो ना रखो दूसरी बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सुनो तो सही। आप सिगरेट के धुएं में मेरी बात उड़ा रहे हो, मैं वो नहीं होने दूंगा। तो मेरे लिए आप कॉमेडी जो आप नाटक भाभी का विवाह और ब्ला ब्ला कितने सब प्लेस हुआ करते थे उस जमाने में, तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ये करना है, मैं सही हूं। भले ही मेरे पास 10 दर्शक आए, मैं 10 में से एक को भी अगर मैंने तैयार कर दिया, ठीक है, इनफ। और वो आज भी बड़ा बरकरार है और वैसा ही है। आप समाज के इस ढांचे को बिल्कुल बदल नहीं सकते। आप उसमें उसको झजोड़ सकते हो, उसको हिला सकते हो। उस हिलाने में, उस झजोड़ने में कुछ अगर तैयार हो गए तो हो गए।
सारा का सारा समाज का कायाकल्प नहीं हो सकता। महात्मा गांधी नहीं कर पाए तो हम और अब क्या कर पाए। सर दो तरह की बातें हैं सर, दो तरह की बातें। एक तो थिएटर का रीच कम है, जहां पर भी जिस जगह पर भी प्ले हो रहा है उसको देखने के लिए 60, 100, 200, 300 ऑडियंस आ रही है। अगर वो ऑडिटोरियम बहुत बड़ा है तो उसमें मान लेते हैं 500 भी ऑडियंस आ रही है। क्योंकि अभी हम लोगों ने जो जिस बात को डिस्कस किया कि फिल्मीकरण हो चुका है प्लेस का, जिसकी वजह से चीजें ऐसी हो रही हैं, तो सर क्या आपको ये ऐसा लगता है कि रीच अगर ऑडियंस की बढ़ानी है तो उसके लिए क्या कोई कमर्शियल फेस को अगर प्ले में यूज करे तो ऑडियंस आती है? क्योंकि सर मुंबई में बहुत सारे फिल्मी एक्टर्स भी थिएटर में भी कंटिन्यूस काम कर रहे हैं और उनके प्ले में भीड़ वैसी की वैसी जा रही है, चाहे वो पृथ्वी थिएटर में प्ले हो रहा हो, चाहे वो किसी अदर ऑडिटोरियम में प्ले हो रहा हो। सिर्फ उस एक फेस की वजह से, जो कि ऑलरेडी ऑडियंस ने फिल्मों में देखा हुआ है, उसकी वजह से थिएटर में भीड़ आ रही है। लेकिन भले थिएटर का जितना भी अच्छा एक्टर है, जो भी कर रहा है, लेकिन उसको फेस वैल्यू नहीं है तो भीड़ नहीं जा रही है। तो ये भी एक रीजन है क्या सर भीड़ ना आने का, या थिएटर को कम दिखने लोग आ रहे हैं कि चेहरा जाना पहचाना नहीं है? देखिए इस तरह से है जैसे ये फिल्मों को एक साथ भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ थिएटर के साथ है। अगर आप किसी नए फेस को लेकर एक अच्छी फिल्म बनाते हो तो लोग नहीं देखने जाते हैं। लोग वही सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान की फिल्में देखने जाते हैं। लेकिन जब इक्का दुक्का आदमी पहुंच जाता है और उसको वो फिल्म अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, तो वो लोगों को बोलता है अरे यार फिल्म देख, बड़ी गजब की फिल्म है। तो एक माउथ पब्लिसिटी होती है। इस माउथ पब्लिसिटी की वजह से खोसला का घोंसला आज एक जो है माइलस्टोन है। दिस इज द ओनली रीजन। खोसला का घोंसला में उस वक्त जमाने में कोई भी नोन फेस नहीं था, लेकिन फिल्म इतनी अच्छी थी, लोगों को झिझोड़ गई। मैं वही कह रहा हूँ कि वो फिल्म से भी हो सकता है, वो थिएटर से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। लेकिन अब ऐसा है कि उस वक्त के जमाने में अंकुश फिल्म या भूमिका फिल्म या इस तरह की फिल्में, श्याम बेनेगल के फिल्में कह लो, मणिकौड़ की फिल्में कह लो, लोग नहीं देखते थे। लेकिन अब थोड़ा सा वक्त बदल गया है, अब उस तरह की सब्जेक्ट की फिल्में बन रही हैं तो लोग देखने जा रहे हैं। क्योंकि लोग भी वो मार धाड़ और एक्शन फिल्मों से ऊब चुके हैं। वही एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूलों से निकल गए लोग। अब फिल्म बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। पहले फॉर्मूला हुआ करता था, दो भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए, फिर एक पुलिस अफसर बन गया और एक डकैत बन गया, और फिर वही हीरोइन, फिर वही पेड़ों के झुरमुट में गाना वाना, फिर आखिर में वो बड़ा भाई जो होता है वो मर जाता है जो डकैत होता है। तो ये फॉर्मूले से लोग निकल चुके हैं। अब ये फॉर्मूला नहीं है। अब अच्छी कहानी हो और अच्छी तरह से पेश की जाए, ईमानदारी से। ईमानदारी मेरे एक शब्द का, आपको इसको जरा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा। ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप, हम लोग ईमानदारी पैसों से जोड़ देते हैं। हमारी विडंबना ये है कि हम ईमानदारी पैसों से जोड़ देते हैं। भाई अगर मैंने किसी का पैसा नहीं मारा तो मैं ईमानदार, लेकिन अगर मैंने अपना काम के प्रति मैंने थोड़ी सी ये दिखाई तो वो भी बेईमानी है। मैं अगर काम चोर हूं तो वो बेईमानी है, कोई ईमानदारी नहीं है। तो अपने काम के प्रति भी अगर आप ईमानदार हो, अगर आपने ईमानदारी से एक फिल्म बनाई है और अच्छी फिल्म बनाई है तो लोग जरूर देखने जाएंगे। सर मैं मतलब मुझे नहीं पता है कि इस बात की आपको जानकारी है या नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि Z5 जैसा जो OTT प्लेटफॉर्म है, उसमें भी कई सारे पुराने समय के प्लेस के डायरेक्टर्स अब प्लेस को रिवाइव कर रहे हैं और उसको अलग तरीके से शूट करके उनको OTT प्लेटफॉर्म पर डाला जा रहा है। चाहे प्ले आधे अधूरे हो या इस तरीके के समकालीन जितने भी तरीके के प्लेस हुए हैं पहले, उनको पूरे अलग तरीके से शूट करके, प्रॉपर लाइट में, प्रॉपर ऑडिटोरियम में शूट करके अब उनको OTT प्लेटफॉर्म पे डाला जा रहा है। क्या इस तरीके की जो अप्रोच है प्लेस को लेकर, अब उसको भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं, इससे सर आपको ये लगता है कि थिएटर को लेकर और लोगों में जागरूकता बढ़ेगी या फिर उसका क्रेज और बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल ही एक गलत प्लेटफॉर्म है। क्योंकि थिएटर तभी है जब वो लाइव है। अगर वो लाइव नहीं है तो वो थिएटर नहीं है, फिर कुछ और है। तो क्या उसका लाइव कुछ वो हो जाए अच्छे नहीं प्लेस उसका, का? नहीं उसका, क्योंकि कोई भी आप एक दर्शक जब थिएटर देखने जाता है तो एक मानसिकता लेकर जाता है। वो चेयर पर बैठता है, ऑडिटोरियम होता है, उसको पता है प्रोसिनियम है, उसको पता है, और उसको एक चीज होती है कि जो कुछ भी हो रहा है यहाँ पर वो रियल हो रहा है। रियल का मतलब ये है कि वास्तविक, मतलब आप फिल्म में जैसे अगर आप डायलॉग भूल जाओ तो आपका कट हो जाता है, आप दोबारा डायलॉग शुरू कर सकते हो, लेकिन थिएटर में वो आपको चांसेस नहीं है। तो थिएटर बिल्कुल लाइव है और दर्शक और अभिनेता के प्रति एक 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 ब्रिज तैयार होता है।
वो ब्रिज बहुत जरूरी है। वो ब्रिज आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म में नहीं तैयार हो सकता, नहीं हो सकता। तो सर, आपकी माता जी का जिक्र हो गया और उषा जी का जिक्र हो गया, और जो तीसरी जो महिला है जिनका कि आपके करियर में कहूं या आपके उस चॉइस में कहूं, जो कि आपने चॉइस अपने लिए ली थी अभिनेता बनने की, ये अपर्णा सेन जी के साथ फिर आपका जो संबंध रहा, जिस तरीके से आप लोगों ने मिलकर काम किया, इनके इनकी क्या भूमिका रही सर आपके साथ? अपर्णा सेन जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। वो यूं हुई कि वो हमारे प्लेस देखने आया करती थी। तो चूंकि उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था मुझे फिल्म, मैं सच बताऊं मुझे फिल्मों में जाना नहीं था, लेकिन चूंकि मैंने पहले जैसे कह चुका हूं कि कुछ पैसों की तंगी की वजह से मुझे जाना पड़ा, वरना कोई ग्लैमर का खिंचाव मुझे नहीं था, आज भी नहीं है, क्योंकि मैं ग्लैमरस हुई नहीं। ग्लैमर का खिंचाव उसको होता है जो ग्लैमरस होता है। मैं ग्लैमरस हुई नहीं तो ग्लैमर का खिंचाव मेरे तरफ है ही नहीं। तो अपर्णा सेन जी का जो योगदान मेरे साथ रहा है कि वो एक फिल्मी दुनिया का जो सबसे बड़ा, क्योंकि मैं जब उन्होंने कहा मुझसे कि वो एक फिल्म बना रही हैं और मुझे उस फिल्म में हीरो का रोल करना है, तो सबसे पहले तो मैं चौंका। मैंने कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया है शायद, ये मतलब क्या कह रही है। तो मैंने उनको कहा कि मैडम, मैं किसी भी एंगल से आपको हीरो दिखता हूं? मैं किसी भी एंगल से हीरो नहीं हूं। तो उनका जवाब ये था कि मैं किस एंगल से तुमको हीरो देखती हूं तुम्हें कैसे पता, तो मेरे हीरो। मैंने कहा कमाल है यार, ये क्या कह रही हैं आप। तो उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो मुझे उन्होंने दिया, जो कि आज भी बरकरार है। तो फिल्मों में आज जो कुछ भी मैं हूं फिल्मों में, वो अपर्णा सेन जी की वजह से हो, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो विश्वास भरा कि तुम कैमरा के सामने खड़े हो सकते हो, वो तुम इस लायक हो और तुम्हारे अंदर वो बात है, तुम्हारे अंदर वो बात है जो कैमरा पसंद करेगा, जो कैमरा तुमसे प्यार करेगा। उन्होंने कहा कि तुम ये मत सोचो कि तुम लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, उन्होंने कहा कि ये सोचो कि कैमरा क्या सोचेगा। तो मैं तुमको कहती हूँ राजेश कि मेरा अपना जो अनुभव है, मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ, फिल्मों में मैंने काफी अभिनय भी किया और निर्देशन भी किया, तो मैं कहती हूँ कि कैमरा तुमसे प्यार करेगा, और अगर कैमरा ने तुमसे प्यार कर लिया तो लोग तुमसे प्यार करेंगे। तो ये विश्वास जो है वो उन्होंने मेरे अंदर दिया। तो आज फिल्मों में जिस जगह पे हूँ और आगे भी कहीं भी रहूंगा, वो उनकी वजह से रहूंगा। सर, तो सन 2000 का समय जब आपने पहली अपनी बंगाली फिल्म की, और इसके साथ भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जुड़ी हुई है कि वो फिल्म पहले अपर्णा सेन जी कुछ और बना रही थी, वो सारी रात करके, जो कि वो भारत सरकार की प्ले का जो अडेप्टेशन था, उस पर वो फिल्म बनने वाली थी जी। कुछ काम नहीं किया। उसमें भी आपके साथ बहुत बड़े एक्टर्स थे और बहुत बड़े एक्टर्स थे। तो वो वर्क नहीं किया। फिर उसके बाद क्या रहा कि वो स्टोरी चेंज हुई और फिर क्या चीजें हुई सर? हाँ, उन्होंने मुझे सबसे पहले बुलाया था इसी के लिए, सारी रात के लिए। उसमें तीन मुख्य जो चरित्र थे, वो थे, एक बूढ़ा आदमी है जो खंडर में रहता है, वहां का केयर टेकर है, वो उन्होंने नसीरुद्दीन शाह जी को सोचा था, उनको स्क्रिप्ट भी भेजी थी। और एक कपल जो है वो वहां पे जाता है खंडर में, वो मैं था और वाइफ तब्बू जी थी। हाँ, ये पूरा सिनेरियो था। लेकिन बाद में मुझे हम रीना दी कहते हैं उनको, तो रीना दी ने कहा कि नसीर जी को वो स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। उनका कहना था कि स्क्रिप्ट में ये प्ले है, ये फिल्म मतलब स्क्रीन प्ले नहीं है, इससे लाइक ऐसा कुछ उनको पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ऐसा कुछ था। तो वो फिल्म शेल्फ हो गई और कुछ बात हुई नहीं, बनी नहीं। तो मैं अपने थिएटर में मस्त रहा। तो फिर जब उन्होंने मुझे ये बुला के दिया कि बुलाया, तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, तो उसमें एक स्क्रिप्ट सुनते 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 मैं सोच रहा था ये मुझे सुना क्यों रही है, मतलब जरूर मुझे कुछ अभिनय के लिए इन्होंने बुलाया तब भी सुना रही है, लेकिन मेरे लायक तो कोई चरित्र मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिर उनपे उसमें एक डॉक्टर था, छोटा सा सीन था उसका, तो मुझे लगा शायद इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया, इस डॉक्टर के कैरेक्टर।
तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाने के बाद मुझसे पूछा कैसी लगी, मैंने कहा फैंटास्टिक। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसमें, उनका कमबैक था, इस फिल्म में उनका कमबैक था, उन्होंने एक्टिंग भी की। मैंने कहा ये तो फिल्म ऐसे ही हिट है क्योंकि आपका कमबैक है इतने सालों बाद, इतने सालों बाद अपर्णा सेन स्क्रीन पे देखेंगे लोग तो ऐसे ही फिल्म नहीं देखने जाएंगे, ऐसे ही है। तो तब उन्होंने बोला कि तुम ये वाला रोल करो, तब मैं चौंका। मैंने कहा मैडम आप क्या कह रही हैं कि अब आप किसी हीरो को लो जो उस वक्त जमाने के जो हीरो बांग्ला में थे फिल्मों के, ये तो उनका काम है। क्योंकि ये हीरोइन थी वो बड़ी सुपरस्टार थी उस जमाने की, आज भी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, उन्होंने काफी हिंदी फिल्में भी की हैं। तो ऋतुपर्णा उसमें हीरोइन थी। तो और मैं ऋतु के ग्लैमर के मुकाबले में मैं बिल्कुल कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा था, उनका इतनी खूबसूरत है वो। तो उनके साथ मेरा, मैं दुबला पतला एक लड़का सा, ऐसे गाल अंदर धसे हुए और अगली लुकिंग गाय। मैं अभी भी अपने आप को सोचता हूँ कि आई एम नॉट अ गुड लुकिंग गाय, मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ, ठीक ठाक एवरेज एक होता है जैसे, तो वैसा है। लेकिन वो जिद पे अड़ी रही और तब तो मैंने फिल्म की और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, लोगों ने इतना प्यार करना शुरू किया। ये मुझे फिर यही, मैं इसी कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था जो कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझ में भरा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, लोग अगर मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरी एक्टिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिल्म में हो सकती है। सो लेट्स ट्राई। तो फिर मैं धीरे धीरे फिल्मों में मैं आ गया। रंगमंच को छोड़ने का एक कारण ये भी था कि वहां पर सुकून मिल रहा है, वहां पर काम अच्छा हो रहा है, बट पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक वो रीजन था। उसको छोड़ने के बाद बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आप आते हैं। वहां पर भी ना सिर्फ आपको एज अ हीरो बल्कि एज अ विलन भी बहुत ज्यादा प्यार मिला और लोगों ने बहुत ही अच्छे से आपको रिसीव किया, ऑडियंस ने बहुत अच्छे से आपको रिसीव किया। फिर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को भी आपने छोड़ा। उसको भी छोड़ने का सर रीजन ये था कि पैसे कम थे, या फिर अपॉर्चुनिटी कम थी, या फिर एक्सपोजर कम था, फिर कि मुझे बॉलीवुड में आना है? वहां पर भी आपने ऑडिशंस दिए हैं सर, आपने अपने कैरेक्टर्स को जो भी आपने किया उसके लिए भी आपने ऑडिशंस दिए हैं, लुक टेस्ट दिए हैं। तो ऑलरेडी जो चीजें आपकी सेट थी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, वो छोड़कर फिर इस तरफ आने का सर एक मेन नहीं, रीजन? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं आज भी कलकत्ता शहर में रहता हूं, मैं आज भी बंगला फिल्में करता हूं। हम्म। मैंने बंगला इंडस्ट्री छोड़ी नहीं है। हुआ यूं कि बंगला में जो फिर धीरे धीरे मुझे विलेन बना दिया गया और विलेन के रोल मिलना शुरू हो गए, वो फिल्में भी सुपरहिट होना शुरू हो गई, तो एक ठप्पा लग जाता कि भैया ये विलेन है। तो फिर एक स्टैग्नेंट हो गया मैं, मुझे लगा कि वो हर फिल्म में वो एक किरदार जो है वो एक ही तरह का है, और डायरेक्टर भी जो बोल रहा है नहीं सर आपने उस फिल्म में जैसे किया था ना वैसे आप करो, वो बहुत बड़ा। तो वो नया भी कुछ नहीं करने दे रहे थे मुझे, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगा कि लोग, मैं जो अभिनेता हूं उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं मुझे, जो कि हिंदी फिल्मों ने किया मुझे। हिंदी फिल्मों ने मुझे तरह तरह के चरित्र दिए, तरह तरह के किरदार दिए, और आई एम रियली थैंकफुल टू बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ऐसे ऐसे किरदार दिए और आज भी दे रहे हैं। तो हिंदी फिल्मों में आने की वजह मेरी यही है कि लोगों ने मेरे काम को समझा, मेरे काम को समझने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मेरे साथ कि ये लड़का ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो ये मुझे ऐसा लगा। तो और कोई वजह नहीं है। मैंने बांग्ला फिल्म छोड़ी भी नहीं है, मैं आज भी बांग्ला फिल्में कर रहा हूँ। तो सर वहां पर टाइप कास्ट होने का एक करेक्ट था करेक्ट 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 करेक्ट। कि वहां पर आपको वर्सेटाइल कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से आप और एक्सप्लोर करने के लिए एज एन एक्टर फिर आपने इस तरफ ज्वाइन किया, राइट लेकिन राइट। अभी भी वहां पर जुड़े हुए हैं। जी। कैसी प्रिपरेशन रहती है सर किसी भी फिल्म को करने से पहले, उसकी शूटिंग शुरू करने से पहले आप कितना समय लेते हैं उस चरित्र को समझने के लिए, अपनाने के लिए, करने के लिए, तैयार करने के लिए? मेरा एक सिंपल तरीका है कि जब मुझे स्क्रिप्ट दी जाती है तो स्क्रिप्ट में जो चरित्र के बारे में लिखा होता है या डायरेक्टर मुझे नरेट करता है उस कैरेक्टर के बारे में बताता है, मैं उस स्क्रिप्ट के बाहर सोचता हूं, मैं उस चरित्र को अपने इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाता हूं, फिर मैं वो चरित्र जीना शुरू करता हूं जो कि स्क्रिप्ट में नहीं है। तो वो जीते 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 फिर धीरे 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 मैं स्क्रिप्ट की तरफ, स्क्रिप्ट से क्लोज होता जाता हूँ, स्क्रिप्ट के नजदीक चला जाता हूँ, और फिर मैं उसको अपने पर्दे पर कैमरा के सामने बखूबी ईमानदारी पे, फिर वही कह रहा हूँ कि ईमानदारी सिर्फ पैसे की नहीं होती, ईमानदारी काम की होती है, आपकी सोच की होती है। ईमानदारी कुछ नहीं है, ईमानदारी एक सोच है। तो मैं उस सोच के साथ उतरता हूँ सामने,
और बस यही प्रिपरेशन है। वैसा कुछ मैं कोई मेथोडिकल एक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ ज्यादा पढ़ता नहीं हूँ, कुछ नहीं। मैं बस उस चरित्र को ईमानदारी से समझने के बाद स्क्रिप्ट के बाहर का वो क्या चरित्र है, वो कैसा हो सकता है, जो कि डायरेक्टर ने नहीं सोचा होता है, जो कि राइटर ने नहीं सोचा होता है। क्योंकि राइटर एक लिख देता है और डायरेक्टर का काम है कि जो कुछ भी उसने लिखा है उसको एक कदम और आगे बढ़ा दे, एक स्टेप, एक स्टेप और आगे ले जाए। और एक्टर का काम होता है कि राइटर ने जो सोचा है उसको एक स्टेप और आगे ले जाए। तो आप एक स्टेप तभी आगे ले जा सकते हैं कि जब आप उनकी सोच से बाहर निकलकर एक और सोच तैयार करते हैं, जो कि कैरेक्टर में नहीं होता, जो कि स्क्रिप्ट में नहीं होता है, जो कि लाइंस में नहीं होता है, उन लाइंस के बाहर होता है। जो बोल रहा होता है वो तो लिख दिया राइटर ने, मुझे ये लाइंस बोलनी है, लेकिन क्या नहीं बोलना है और उस जो बोल रहा है उसके अंदर क्या है, ये सोचता हूं मैं। बस खास कुछ ज्यादा प्रिपरेशन नहीं। अपने बारे में सर क्या सोचते हैं कि आप सेट पर या फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत ही फ्री फ्लोइंग एक्टर हैं, कि बहुत स्पॉन्टेनियस एक्टर हैं, कि चीजें जैसी आ रही है उस पर बिहेव कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा ओवर रिहर्स करके आप जाते हैं चीजों को? नहीं, मैं ओवर रिहर्स नहीं करता हूं, मैं स्पॉन्टेनियस में जाता हूं। और स्पॉन्टेनियस और ओवर रिहर्स के बीच की एक जगह होती है, एक पतली सी धार होती है, मैं उस पर चलता हूँ। रेस तो करना पड़ता है, रेस अगर आप नहीं करोगे तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन। तो रेस तो बहुत जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ रिहर्सल पर कंसंट्रेट नहीं करता हूँ मैं। रेस और ओवर जो स्पॉन्टेनियस है उसके बीच, उसके उसके बीच की जो एक पतली सी लकीर होती है, उस पर चलता हूँ। आपने सर जो एक बात कही ना कि मैं स्क्रिप्ट के भी आगे सोचता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है क्या कि आपने जिस तरीके से किसी एक नहीं, कैरेक्टर को स्क्रिप्ट के आगे नहीं, स्क्रिप्ट के आगे नहीं, स्क्रिप्ट के बाहर सोचता हूँ। हम्म। स्क्रिप्ट के आगे मैं सोच नहीं सकता हूँ कि स्क्रिप्ट के आगे सोचना तो फिर राइटर की आप हिमाकत कर रहे हो। आप कुछ ज्यादा ही हम अपने आप को समझ रहे हो। आप राइटर ने जो चरित्र लिखा है उस चरित्र को आप स्क्रिप्ट में जो बयां है उसके बाहर सोचता हूँ, आगे नहीं, उसके बाहर सोचता हूँ। तो सर इस प्रोसेस में क्या कभी ऐसा भी होता है क्या कि आपने जिस तरीके से कैरेक्टर को कंसीव किया करने के लिए, उस टाइम पर कभी डायरेक्टर आके ऐसे भी बोलता है क्या कि ये नहीं चाहिए, या फिर उनके साथ भी आपका डिस्कशन कंटिन्यूस चलता रहता है कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ इस कैरेक्टर को, या वो तैयारी के बाद करना होता है फिर वो हाँ, डायरेक्टर से? नहीं, वो होता है, वो होता है, लेकिन वो कभी कभार हो जाता है, किसी किसी शॉट में हो जाता है, किसी एक अच्छा। पर्टिकुलर शॉट में होता है, टोटल में नहीं होता। वो टोटल में डायरेक्टर समझ चुका होता है कि इन्होंने जो भी, राजेश ने जो कुछ समझा है वो सही है, उसको वो जरा सा ब्रशअप कर देते हैं, जरा सा उसको क्लीन कर देते हैं। बस वो जो जो कुछ भी मैंने सोचा है, अगर उसमें कहीं एक धुंध है, उस धुंध को वो हटा देते हैं, बस इतना ही। आपने जैसे एक बात बताई कि ये करीब 19 साल का जो समय है जो जो आपने रंगमंच को दिया। एक्टर स्ट्रेच 19 साल। एक्टर स्टेज 19 साल। तो सर क्या वो जितने भी तरीके की चीजें आपने थिएटर में सीखी, क्या है वो मैं एक्टिंग की टेक्निक को लेकर बोलूं या किसी भी तरीके के कैरेक्टर को कैसे अप्रोच करना है किस तरीके से, लेकिन थिएटर में चीजें थोड़ी सी लाउड होती है, थोड़ी सी लार्जर देन लाइफ होती है, क्योंकि हम लोग लाइव ऑडियंस को फेस कर रहे होते हैं, अपनी बातें हमको दूर तक कम्युनिकेट करनी है। कैमरा एक ऐसा मीडियम है जो कि आपकी छोटी छोटी चीजों को कैच कर लेता है। ऐसे प्रॉब्लम हुई कभी इस तरीके की एक्टिंग का जो फॉर्मेट था आपका थिएटर में, फिर उससे ट्रांसफॉर्म होने में कैमरे के सामने? नहीं, 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 देखिए, एक तो हाँ, एक बात तो बिल्कुल जरूर है कि ऑडिबल होना चाहिए। जो कुछ भी आप थिएटर मंच पे जो आप परफॉर्म कर रहे हो, इट मस्ट बी ऑडिबल, ताकि लोगों को सुनाई दे, दिख तो रहा है। क्योंकि सेकंड थर्ड रो के बाद आप, ऑडियंस आपका चेहरा नहीं देख पाती है, तो एक्सप्रेशन नहीं देख पाती, वो आपके ऑडियो से आपको समझना शुरू करती है, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। तो वो ऑडिबल होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप जब कोई चरित्र कर रहे हो थिएटर पे, तो आप जब घुस जाओ, मतलब विंग्स से निकल जाओ अंदर मंच पे, तो आप सब कुछ भूल जाओ, इस दीन दुनिया, अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपना सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ भूल के आप उसमें समा जाओ, आप जो कर रहे हो, बस बस। और ये ईमानदारी से करो और प्यार से करो, बस। और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बाकी सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक होती जाती हैं। आपकी आवाज भी ऑडिबल हो जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, क्योंकि 10वीं रो में जो बैठा है वो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपको देख रहा है,
उसका आपका चेहरा, आपकी भवें, आपकी आंखें उसको नजर नहीं आ रही है। इसीलिए क्या होता था पुराने जमाने में, लोग मेकअप करते थे। मेकअप इसलिए करते थे क्योंकि और भी 8वें 10वें रो में दिखाई दे। आप साउथ में देखो, कथकली जो होता है, जो भी होता है, सब इतने जो मुखौटे लगाते हैं, मुखौटे लगा के जो परफॉर्मेंस होता है, कुडियट्टम। तो हाँ, तो वो हमारे भारतीय परंपरा में था कि लोग दूर जो बैठा है बंदा, उसको मेरी आंखों में काजल लगाते थे, आंखों को और बड़ा कर देते थे, और होठों पे लाली लगाते थे ताकि होठ भी दिखे। तो ऐसा हुआ करता था। लेकिन थिएटर धीरे धीरे मॉडर्न होता गया और लोगों की सोच भी मॉडर्न होती गई। तो अब वो बॉडी लैंग्वेज से वो भांप लेते हैं कि आप गुस्से में हैं, या आप प्रेम निवेदन कर रहे हैं, या आप किसी को समझा रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेज से उनको समझ में आ जाता है। सर, ये पहल रंग समागम 2020 हमारे प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग श्री जितेंद्र कुमार जी और भारतेंदु नाट्य अकादमी के निदेशक श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी की सोच है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस ये बहुत अच्छी पहल है, और मुझे जितेंद्र जी को काफी काफी बधाइयां कि उन्होंने ये पहल शुरू की, और इस पहल को जारी रखिएगा, ताकि थिएटर के साथ लोगों का संपर्क जो है वो बना रहे, टूटे नहीं। एक रंगकर्मी होने की हैसियत से मैं तो यही चाहूंगा कि थिएटर जो है हमेशा जीवित रहे, थिएटर प्राणवंत रहे, जीवित रहे, लोग प्यार करें बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय निकालने के लिए, इस वेबिनार के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।